Assalamu alaikum students. Today we have a topic action potential in neuron. हम आज देखेंगे कि न्यूरॉन में एक्चुअली जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, वो कैसे ये न्यूरॉन सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ये पैगाम लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इनकी वर्किंग आज हम देखेंगे, इनके अंदर कैसे काम शुरू होता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। So the topic is action potential. This is a neuron which has four main parts. ये एक न्यूरॉन आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको डेंड्राइट्स नज़र आ रहे हैं जो कि रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। फिर बीच में एक्सॉन है, सेल बॉडी है जिसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, फिर एक्सॉन्स हैं और फिर लास्ट पे एक्सॉन टर्मिनल हैं। डिफरेंट एक्सॉन्स मिल के इनकी कलेक्शन एक नर्व बनाता है और ये नर्व जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे लेके जाती है। अभी आपने डेंड्राइट्स देखा है। आपको डेंड्राइट्स न्यूरॉन का वो पार्ट है जो इनकमिंग सिग्नल को रिसीव कर रहे होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ पे बेस करता है कि जितना इनकमिंग स्टिमुलेशन है वो डिसाइड करेगा कि वो सिग्नल आगे पास होगा या नहीं होगा। अगर उसकी स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो सिग्नल ट्रांसमिट होगा एक्सॉन की पूरी लेंथ में। इस फिनोमेना को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। और जब एक्शन पोटेंशियल होगा तो न्यूरॉन फायर हो जाएगा। फायर आप कह लें कि उसमें बिजली से भर जाएगी। एक आपको नज़र आ रही है एक्सॉन की स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर और अंदर आपको आयंस नज़र आ रहे हैं, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड। तो ये जो पिंक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये सोडियम है, ब्लू कलर के आपको पोटाशियम नज़र आ रहे हैं और येलो कलर के क्लोराइड। तो इनकी मूवमेंट से हम डिसाइड करते हैं कि जो चेंज आएगा, सोडियम एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और पोटाशियम भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो उस पे डिपेंड करता है कि वो अंदर ज़्यादा है, अंदर किसकी ज़्यादा है, क्या पोटेंशियल है। रेस्टिंग स्टेज पे अगर हम देखें तो सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है। जब एक न्यूरॉन रेस्ट पे होता है तो बाहर ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज, मतलब बाहर ज़्यादा सोडियम है, अंदर पोटाशियम ज़्यादा है। और इनकी रिलेटिव चार्जेस देखे जाएं तो बाहर ओवरऑल जो है मेम्ब्रेन के बाहर आपको ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नज़र आता है और मेम्ब्रेन के अंदर केमिकल्स ग्रेडियंट देखा जाए तो सोडियम जो है वो जब हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें मेम्ब्रेन के अक्रॉस तो हम देखते हैं कि जब रेस्ट होता है तो पॉजिटिवली चार्ज जो सेल होते हैं वो सेल के बाहर आपको ज़्यादा नज़र आएंगे अंदर के मुकाबले में। अंदर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। इससे जो है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डेवलप हो गया। और उस केमिकल ग्रेडियंट जो पहले चार्ज का जिक्र हुआ है, उस केमिकल ग्रेडियंट और आयनिक बैलेंस को मिला के ओवरऑल हम इसको कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। और डिफरेंस देखिए हम टोटल चार्ज जो अंदर और बाहर होता है, अंदर नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव, उसको हम कहते हैं कि वो होता है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल। तो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल रेस्ट पे 70 मिली वोल्ट्स होता है सेल के अंदर, 70 मिली वोल्ट। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली लेस पॉजिटिव देन आउटसाइड। बाहर ज़्यादा पॉजिटिव है, अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। तो केमिकल इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट दोनों हम डिस्कस करेंगे और दोनों मिलके मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डेवलप करेंगे। अंदर जो है अंदर नेट नेगेटिव चार्ज है, बाहर नेट पॉजिटिव चार्ज है। ये आपको जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है। और ओवरऑल अगर हम सोल्यूशन देखें, जो वहाँ पे सोल्यूशन मौजूद है मेम्ब्रेन का वो न्यूट्रल होता है। बाहर नेट पॉजिटिव, अंदर नेट नेगेटिव, तो ओवरऑल जो है सोल्यूशन पे कोई न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, मतलब ना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा ना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा। और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बिल्कुल बराबर होता है। आयन जो हैं वो मेम्ब्रेन में से ख़ुद अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते, उनको प्रोटीन्स उनकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करती हैं। और कुछ आयन चैनल्स होते हैं, ये आपको 3 स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, सोडियम आयन चैनल्स, पोटाशियम आयन चैनल्स एंड मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है,
तो अगर हम चैनल्स की बात कर लें तो चैनल्स भी हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको किसी सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है तो वो खुलते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये तब खुलेगा जब कोई वोल्टेज आएगा, कोई वोल्टेज की खास वैल्यू तक पहुँचेगा तभी ये ओपन होगा, वरना नहीं। और एक तीसरी किस्म है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, ये वो होते हैं जब कोई स्पेसिफिक मालिक्यूल आके इनके साथ अटैच होगा तभी ओपन होंगे। फिर एक होते हैं मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स, ये तब ओपन होते हैं जब कोई फोर्स, फिज़िकल फोर्स, कोई चेंज इन प्रेशर किया जाए या कोई फिज़िकल फोर्स अप्लाई किया जाए तभी ओपन होते हैं। तो ये जो आयन चैनल्स होते हैं मोस्टली ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, ये एक वक्त में एक ही या स्मॉल अमाउंट ऑफ आयन्स को अलाउ करते हैं कि उसमें से गुजरें। जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होते हैं वो सिर्फ एक ही आयन को एक वक्त में गुजारते हैं कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करें। इसका मतलब कि हमें हर आयन के लिए अलग-अलग की ज़रूरत है। सोडियम चैनल्स अलग होते हैं, आयन सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स अलग होते हैं, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स अलग होते हैं। जब कोई आयन मूव करेगा एक साइड से दूसरी साइड तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे हम एक आपको नज़र आ रहा है चार्ज, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये साथ साथ अगर हम ग्राफ बनाएं कि एक गेट ओपन हुआ, आयन चैनल ओपन हुआ और उसमें से वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो है के ओपन होने की वजह से वो अंदर आते हैं और उनकी वजह से फिर न्यूरॉन्स जो हैं वो रेस्टिंग पोटेंशियल से मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो एक सोडियम पोटाशियम पंप भी होता है। जो पंप है वो, तो उसका मतलब कि उससे कोई एटीपी की मदद से ये चल रहा है और हम अगेंस्ट द ग्रेडियंट लेके जाते हैं। मतलब सोडियम पहले ही बाहर ज़्यादा है, फिर हम सोडियम को बाहर लेके जाएंगे, पोटाशियम पहले ही अंदर ज़्यादा है, हम फिर अंदर लेके आएंगे। तो ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है इसमें एनर्जी यूज़ होती है और हम अगेंस्ट द ग्रेडियंट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों को, जहाँ वो कंसनट्रेशन में ज़्यादा हैं वहीं पर उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इस तरह से हम जो है सोडियम पोटाशियम पंप के थ्रू 3 सोडियम को बाहर भेज के 2 पोटाशियम को अंदर ले आएंगे और वापस हम नॉर्मल पे, मतलब रेस्ट की कंडीशन पे ले आएंगे। ये इसको कहेंगे ग्रेडेड पोटेंशियल हुआ था, रेस्ट था। फिर उसके बाद कुछ आयंस मूव हुए जिनकी वजह से कंसंट्रेशन चेंज होगी और वापस सोडियम पोटाशियम पंप को यूज़ करके हमने उसको ग्रेडेड पोटेंशियल को वापस रेस्टिंग लेवल पे हम ले आए हैं। अब इन आयंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ब्रेन की तकरीबन 20 to 40% एनर्जी इस काम में खर्च होती है। जब रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल होगा, आयन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो एक ख़ास लेवल पे मेंटेन रहती है और तभी जाके, अगर वो रेस्ट पे मेंटेन होगा तभी जाके एक न्यूरॉन के अंदर कोई एक्शन पोटेंशियल शुरू होगा। अब एक्सॉन हीलर यहाँ पे दिखाया गया, जब कोई आउटसाइड स्टिमुलस आया और मेम्ब्रेन पोटेंशियल शुरू होगा तो वो शुरू में आपको पता -70 मिली वोल्ट है। -70 से जब वो उसमें सोडियम चैनल्स अंदर आना शुरू हो गए, हत्ता कि वो -55 पे चला गया, तो उस पॉइंट को कहेंगे थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वो पॉइंट होता है जहाँ से आगे ट्रैवल करता है पूरा, आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। जैसे ही -55 पे पहुँचे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो हैं वो यहाँ पे देखें कि 3 कंडीशन होती हैं, या वो ओपन होते हैं, या वो क्लोज होते हैं, या वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले ये होगा कि जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज पहुँचा वैसे ही सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल सारे सोडियम अंदर आना शुरू हो गया और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो आप देख रहे हो साथ साथ ग्राफ में आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अंदर ज़्यादा सोडियम, पॉजिटिव सोडियम आयंस इंटर होना शुरू हो गए हैं, तो अंदर ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो गया बाहर। अब वो जब वो 0 मिली वोल्ट पर पहुंचेगा, 0 मिली वोल्ट जो होता है, इस प्रोसेस को जिसमें हम कहते हैं कि बहुत सारे सोडियम अंदर आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अंदर आ रही है पॉजिटिव, तो इसको हम कहेंगे कि ये डीपोलराइजेशन हो गई है। और अब जब वो 30 पे पहुंचेगा तो ये ओवरशूट हो गया, मतलब हद से ज़्यादा भर गया है। इसके बाद इतने ज़्यादा सोडियम अंदर आ गए हैं कि वो खुद ब खुद सोडियम वाला वोल्टेज के चैनल बंद हो जाएगा, शट हो जाएगा और इनएक्टिवेट हो जाएगा और सोडियम मज़ीद अंदर नहीं आ सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ गया, वो ओवरशूट हो गया। अब ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आया है, इसकी वजह से वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। सोडियम वाले क्लोज हो गए, पोटाशियम वाले ओपन हो गए। पोटाशियम वाले जैसे ही ओपन होंगे तो पोटाशियम ढेर सारे बाहर जाना शुरू हो जाएंगे और पोटाशियम के बाहर जाने की वजह से अगेन जो है वो इस प्रोसेस को बोलेंगे कि जब अंदर फिर से दोबारा से नेगेटिव होना शुरू हो जाए, इसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। ठीक है, इससे पहले जब सोडियम अंदर आए थे हमने डीपोलराइजेशन बोला था और अब जब पोटाशियम बाहर चले गए इनको हमने रीपोलराइजेशन बोला है। रीपोलराइजेशन
कि इतने ज़्यादा पोटेशियम आयन बाहर चले जाएंगे कि वो हद से ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाएगा, जितना पहले नेगेटिव था उससे भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा इनसाइड। इसको हाइपर पोलराइजेशन बोलेंगे। हाइपर पोलराइजेशन मतलब कि रेस्टिंग पोटेंशियल पे जितना नेगेटिव होता है -70 से भी नीचे ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर जब ये हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा तो फिर सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो यूज़ होंगे और 3 सोडियम जो है वो बाहर ट्रांसपोर्ट होंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। तो इससे दोबारा से हमारी जो आयन की कंसनट्रेशन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी, जैसे हम चाहते थे। जितना नॉर्मल पे -70 मिली वोल्ट पे हम चाहते थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वापस आ गया। अब रीपोलराइजेशन जब हो रही होती है तो जो इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं वो किसी उस टाइम में वो किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करते, किसी स्टिमुलस को। उस दौरान वो इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं करते क्योंकि उस पीरियड को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड इसलिए होता है ताकि एक वक्त में अगर एक एक्शन पोटेंशियल शुरू हुआ है तो एक साथ फिर दूसरा ही कोई और अगला एक्शन पोटेंशियल ना शुरू हो जाए। एक पहले कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद अगला शुरू होगा और बार बार एक्शन पोटेंशियल शुरू होने से रोक देता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। और दूसरा ये कि एक्शन पोटेंशियल पीछे भी नहीं चला जाता, मतलब जो मैसेज है वो पीछे की तरफ नहीं चला जाता, वो आगे की तरफ ही चला जाता है। तो इनएक्टिवेशन गेट जब खुलते हैं, अब फिर जब वो खुलेंगे तो उनको दोबारा खोला जा सकता है। जब दोबारा हम खोलेंगे तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलेंगे और सोडियम चैनल्स जो हैं वो खुल जाएंगे और फिर से जो है ना थ्रेशोल्ड होगा और अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब ये जो एम्पलीट्यूड होता है एक्शन पोटेंशियल का किसी भी न्यूरॉन के लिए, उसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है +30 होगा। वो जो वोल्टेज होगा ना वो चेंज नहीं होता। ये नहीं होता कि अगर स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा है, हाई स्टिमुलेशन की वजह से हमारा एक्शन पोटेंशियल की जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा या कम हो जाए। वो सेम रहती है, वो जितनी है वो उतनी रहती है। उसकी फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। फ्रिक्वेंसी में मतलब कि स्टिमुलस ज़्यादा कम हो सकता है लेकिन एक्शन पोटेंशियल जितना होता है वो उतना ही रहता है। और हम ये कहते हैं कि जब कुछ ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन पोटेंशियल देते हैं, जैसे दर्द, पेन रिसेप्टर, कुछ ऐसे होते हैं जो स्लो देते हैं, जैसे हल्की सी हवा चल रही है तो उस टाइम जो होगा। अब कुछ एक्सॉन ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड बहुत हाई होती है, जो तेज़ी से मूव करती है जिसमें नर्व इम्पल्स। उनके ऊपर एक माइलिन शीट होती है और उस माइलिन शीट के दरमियान में जो नर्व है वो जंप करके गुजरती है, उसको सल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। मतलब जंप करके जब कोई चीज़ गुजरती है तो उसकी स्पीड तेज़ होती है। और ये हमने बताया कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर जो शीट मौजूद हैं ग्लाइल सेल की, जिनको श्वान सेल्स कहते हैं, और इनके श्वान सेल्स के दरमियान में आपको थोड़े से गैप्स नज़र आ रहे हैं जिनको नोड्स ऑफ रेनवीर कहते हैं। नोड्स ऑफ रेनवीर से वो एक्शन पोटेंशियल जो मूव करेगा वो नोड्स ऑफ रेनवीर वाली जगह पे मूव करेगा। और इस तरह से लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, वो वहाँ पे श्वान सेल्स नहीं होंगे, वहाँ पे ओलिगोडेंड्राइट सेल्स होंगे। तो अगर हम रिव्यू करें विद नो स्टिमुलस रेस्टिंग पोटेंशियल पे तो -70 हो गया। अगर स्मॉल स्टिमुलस आया है तो उसकी वजह से ग्रेडेड पोटेंशियल हो जाएगा, और फिर इतना स्टिमुलस आया है -55 थ्रेशोल्ड पे तो फिर एक्शन पोटेंशियल शुरू हो जाएगा। फिर डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन एंड अगेन एट द रेस्टिंग। आई होप कि आपको एक्शन पोटेंशियल की सारी डिटेल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें।